आर्मी, सीआरपीएफ, 4 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे एलिजिबिलिटी क्या थी वो भी मुद्दे की बात नहीं है। पर जो भी एम्प्लॉयज हायर हो रहे थे, जो भी जवान हायर हो रहे थे, उनको अग्निवीर बोला जाता था। अब आप मुझे बताइए, अग्निवीर के अंदर अगर एम्प्लॉयर का कुछ कंट्रीब्यूशन जमा होगा, ठीक है, और एम्प्लॉय का भी जमा होगा, कोई नहीं छोड़ दे संजय, तो लगा दो, सर लग गया। सबसे पहले अग्निपथ स्कीम का रीड कर लो सिर्फ। इंडियन आर्म फोर्स में उनकी एम्प्लॉयमेंट थी साल 2022 में। बताइए, क्लियर है पहले ये? अब क्या था बच्चे, जो अग्निपथ स्कीम ये जो थी, उसमें ये था, ईच अग्निवीर इज टू कंट्रीब्यूट हाउ मच, 30% of the monthly अग्निवीर पैकेज टू द इंडिविजुअल अग्निपथ कॉर्पस फंड। ले दे के एक फंड खोला था, दैट इज कॉर्पस फंड। उसमें जो अग्निवीर है उसको सैलरी तो मिलती थी, लेकिन उसका कुछ कंट्रीब्यूशन भी जाता था। कितना परसेंट जाता था? 30%। ठीक है, 30% जाता था, बहुत अच्छी बात है जी। अब ये डिडक्शन क्या कह रही है? प्रोवाइड्स डिडक्शन in respect of contribution made in Agnipath corpus fund by the individual enrolled in Agnipath। अगर आप कुछ भी पैसा जमा करते हैं 80 CCH में, तो आपको उसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन, CCH में। ठीक है जी। सिर्फ आपको रीड करना और कुछ नहीं करना, कोई लिमिट नहीं है भाई। और CCH2 कहता है कि जो एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन। CCH2 क्या कहता है? यानी कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन तो जाएगा, उतना ही बराबर एम्प्लॉयर का भी जाएगा। तो सरकार क्या कह रही है? द होल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सेट अकाउंट ऑफ द एसएससी इज अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन एक बात बताइए, एम्प्लॉयर अगर आपके नाम पे जमा कर रहा है, पहले उसकी सैलरी में इंक्लूड होगा और फिर डिडक्शन। ठीक है, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन सैलरी में इंक्लूड नहीं हो रहा, सीधा डिडक्शन मिल रही है। पर अगर एम्प्लॉयर, मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पैसे दे रहा हूं, आपका कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए है, तो मैं आपके नाम पे 20,000 जमा कर रहा हूं। सो फर्स्ट इट विल इंक्लूडेड इन सैलरी, और उसके बाद इसके आपको डिडक्शन। वो यही कह रहे हैं, द एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड, द एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन will be included in the salary, however deduction would be available to the assessor irrespective of the regime, new हो चाहे old। और आखिरी बात क्या बोल रहा भाई साहब, कल को 4 साल की नौकरी फिक्स है, कल को आप यहाँ से पैसा निकालोगे, जितना भी पैसा जमा हो गया जब आप निकालोगे सारा का सारा एग्जाम। क्लियर है जी? मुद्दे की बात इतनी है जी, शॉर्ट में बना देते। जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लेना बच्चे। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉर्पस फंड में पैसा डिपॉजिट करेगी। ठीक है जी। ये डिपॉजिट के दो हिस्से होंगे, एक होंगे एम्प्लॉय का शेयर जो कि कितने परसेंट बोला हुआ है, 30%, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का शेयर। यही है ना? मान लो 4 लाख रुपए, अमाउंट में क्यों करना है मैंने, ये जितना भी कंट्रीब्यूशन है इसकी क्या मिल जाएगी आपको? कौन से सेक्शन में? 80 CCH1। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, इस पे पहले क्या होगा? इट विल बी फर्स्ट एडेड इन CCH, इट विल बी फर्स्ट एडेड इन सैलरी। और दूसरा क्या होगा? डिडक्शन अंडर 80 CCH सबसेक्शन। इससे ऊपर कोई बात नहीं है जी अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर। बना दीजिएगा बच्चे इसको। 30% भी ऐसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बाई चांस ऐसी बन गया प्रैक्टिकल तो है, लेकिन आपको मतलब बहुत ही बेसिक है। और एक बात, CCH, ठीक है, और एक बात, चाहे आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो या आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो,
आपको 80 CCH की डिडक्शन मिल जाएगी। कहिए साहब जी, क्लियर है? लिख लीजिए बेटे फटाफट। हाँ जी, प्रोविडेंट फंड होता है इन लोग के नाम पे, अग्निवीर कॉर्पोरेशन। अरे नोट कर लेना बच्चा एक बार। 30% का रेट है स्पेसिफाई करा है ना। हाँ दोस्त, ये सरकार ने बोला कि मतलब एम्प्लॉय की सैलरी 30%। हाँ जी, सैलरी का। हाँ जी, बिल्कुल। अब सैलरी में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा ये सब हमने नहीं जानना, ऑब्वियसली लाइफ में जानना पड़ता है, पर आपके एग्जाम पर्पस के लिए नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो आपने वो जो सारी की सारी लिस्ट बनाई थी वहां पे लिख दो ये सेक्शन का नाम भी। 80 CCH याद है, पहला इंडेक्स बनाया था, CCH लिख दीजिए। वेरी गुड। अब आते हैं 80 JJ। पहले मेरी बात सारी सुन लेना, JJ की, फिर मैं आपसे बात करूं। 80 JJ ये कहता है न्यू एम्प्लॉय हायर करो, सैलरी जो दोगे डिडक्शन मिल जाएगी। बिजनेसमैन कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको नोट करना होगा, ध्यान से सुनिए। 80 JJ क्या कहता है? 80 JJ कहते हैं न्यू एम्प्लॉय हायर करो, न्यू एम्प्लॉय, जिसको बोला जाता है एडिशनल एम्प्लॉय, डिडक्शन दे देंगे। बिजनेसमैन कहता है डिडक्शन मतलब मैं उसे सैलरी दे रहा हूँ, PGBP में मिल तो रही है मुझे, प्रॉफिट के लिए कम तो हो रहा है, कह रहे 30% नीचे 80 JJ में दे दो। यानी कि अगर मैं एक एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए की सैलरी दूं तो मेरे PGBP में 5 लाख की सैलरी तो माइनस होनी है, लेकिन उस 5 लाख का 30% और दे दूंगा। 5 लाख का 30% कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। कितने साल तक वो न्यू एम्प्लॉय? 1.5 लाख मिल जाएगी फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर उसी एम्प्लॉय को आप जो सैलरी दे रहे हो उसका भी 30%, 3 साल तक वो एम्प्लॉय नया एम्प्लॉय कहलाएगा। सरकार ये चाहती है कि एम्प्लॉयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करे। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, अमीर एम्प्लॉय यानी कि जिनका करोड़ों का पैकेज हो, या कम अमाउंट ऑफ सैलरी का? कम अमाउंट ऑफ सैलरी, वो लिमिट है 25,000। कल को आपकी नौकरी लगेगी, आपकी 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, क्या आपका एम्प्लॉयर जब आपको पैसे देगा उसे 80 JJ मिलेगा? नहीं मिलेगा। 80 JJ तब मिलता है जब सैलरी 25,000 पर मंथ तक होती है। 80 JJ तब मिलता है जब आपका पैसा RPF में जमा होता है। अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसको 10,000 मिल रहा है पर प्रोविडेंट फंड नहीं कट रहा, नहीं मिलने की डिडक्शन। दूसरी बात, 80 JJ तब मिलेगा जब पूरे साल में आपने 240 दिन काम करा हो। अभी अगस्त है, अगर आज मैं आप सबको एज एम्प्लॉय हायर कर लूं तो आप इसका मतलब कितने महीने काम करेंगे एड्यू जंक्शन में अगर आप हायर हुए तो? कह सकता हूं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हटा लो, 5 महीने। 5 महीने में 150 दिन, कितने दिन रह गए? 150 दिन हट गए, 360, 210 दिन रह गए मोटा मोटी। तो भाई आपको मैं, अगर आप अभी नौकरी करोगे तो आप मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। यू शुड बी
in that previous year should have worked in the organization for 240 days. अगर तू 1 अप्रैल से हायरिंग हो जाएगी तेरी, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, मान ले तेरे को 20,000 रुपए मिल रहा है, तो 20,000 इंटू 12, 240, 240 का 30% मुझे डिडक्शन मिलता। लेकिन अगर तू आज ज्वाइन करेगा तो तेरे नंबर ऑफ डे 240 दिन नहीं बैठ रहे। अगर 240 नहीं बैठेंगे तो करंट ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि एडिशनल एम्प्लॉय 240 दिन तक हायर्ड रहना चाहिए मिनिमम। और अगर आपकी लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 150 दिन, वो लिखा हुआ आ जाएगा अभी सारा, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ। नॉर्मल केस में 240 दिन, लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 150 दिन। लोग क्या करते हैं कि एक ही कंपनी को स्प्लिट अप कर दिया और बोला ये नया एम्प्लॉय आ गया, देखो मान लो मेरी कंपनी है, मैंने 2 कंपनी बना ली और मैंने नए रोल्स पे उस बंदे को रख लिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। 80JJAA में नया रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। 80JJAA के अंदर आपको ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। अगर आप ऑडिट नहीं करा रहे तो आपके लिए 80JJAA नहीं है। अगर आप ऑडिट कराएंगे तो आपको 1 महीना पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी। क्या आप मुझे बता सकते हो ऑडिट रिपोर्ट कब जमा करनी पड़ेगी? 30 सितंबर, क्योंकि ऑडिट की डेट क्या हो जाती है? 31 अक्टूबर रिटर्न की डेट हो जाती है अगर ऑडिट का। क्लियर है जी? अब हम इन बातों को रीड करें। आई 80JJAA, और ये कौन सी साइड पे लिखना हमने? इनकम साइड। आई एम नॉट सेइंग यू डू स्पेंड एनीथिंग, आई मीन कह सकते हो स्पेंडिंग है, पर ये 80JJAA उसी कैटेगरी में ही आता है। 80JJAA हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चे, सर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। हाँ जी। सर आज मेरी पहली क्लास है। सूजल की तो पहले तो आया हुआ है ना, तो सूजल। हाँ जी सर, तो मैंने ब्रेक हो गया था, मैं मेरे को दिक्कत थी तो मैं 2 महीने का ब्रेक पे हो गया था, तो आज स्टार्ट किया है। सॉरी, एक बार मेरे को कॉल करे दो, सभी तो समझ नहीं आएगा। और डीटी का ये लास्ट क्लास ही है आज, तो एक बार मैं तेरे को बताऊंगा। ओके सर, फिर मैं क्लास हाँ, एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है। वेयर द जीटीआई ऑफ एन एसएससी टू whom 44 एबी अप्लाई। ओहो, अगर आपके ऊपर 44 एबी है, यानी कि आपका टर्नओवर कितने से ऊपर है? 44 एबी में 1 करोड़ या फिर 10 करोड़। वो भी था ना 5% तक अगर कैश रहे तो 10 करोड़ लिमिट हो जाती थी। वेयर द, ध्यान से सुनिएगा इसको, और मैंने हल्का सा थोड़ा सा ट्विस्टेड बोल दिया, वो ऐसे दिमाग में तो नहीं होगा शायद से आपके, पर एक बार ध्यान से सुनिएगा। वेयर द जीटीआई ऑफ द एसएससी टू होम 44 एबी अप्लाई, यानी कि आपके ऊपर 44 एबी है, इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, और आपकी इनकम किस चीज से हो रही है? बिजनेस से। ठीक है, अब मुझे बताइए डिडक्शन कितने की मिल जाएगी? 30% की डिडक्शन मिल जाएगी, किस चीज की बच्चे? ऑफ एम्प्लॉई कॉस्ट। बहुत अच्छी बात है। incurred in the course of such business in the previous year will be allowed for 3 assessment year including the assessment year to which such a, कहने का मतलब है कितने साल तक? 3 साल। अगर आज पहला साल है, आज आप पहली तारीख को ज्वाइन हो गए थे, ये पहला साल हो गया डिडक्शन का। आगे के 2 साल, अभी कौन सा साल है? 25-26, आगे का कौन सा हो जाएगा बच्चे? 26-27 और 27। क्लियर है जी? अभी लिख लेंगे इसको अच्छे से, कंडीशन देखिएगा। स्प्लिटिंग अप से नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर टू एनी पर्सन नहीं होना चाहिए, और अगला ये वाला पॉइंट क्या, एक बार बताओगे? ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले जो जमा करनी है वो करनी पड़ेगी। हाँ भाई, जिसके अंदर वो बताएगा हाँ भाई इस कंपनी के अंदर इतने एम्प्लॉय नए आए हैं, ठीक है, उनकी ये सैलरी है, उसका 30% ये और 240 दिन हुए, सारी बातें बताएगा। बहुत अच्छी बात है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, मान लो सर ये क्या, ये है कि नया बिजनेस स्टार्ट करो, नहीं, ये क्या प्रमोट कर रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज को हायर कर लो भाई,
ठीक है। सो इवन इफ यू हैव एग्जिस्टिंग बिजनेस, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को क्या बोल दिया जाएगा, निल। क्यों मालूम है? मेरे को ये जैसे ये सेक्शन है, मैंने क्या करा, सब एम्प्लॉय को हटा दिया, फिर मैंने दोबारा से उनको ज्वाइन करा दिया। अब मैं ये दिखा रहा हूँ नए एम्प्लॉय। तो सरकार ने बोला अगर तेरा धंधा ऑलरेडी चल रहा है तो मैं नहीं मानूंगी एडिशनल है। एडिशनल कब माना जाएगा? देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय। पिछले साल नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे 1000, इस साल है 1200। क्या एडिशनल है? 200। पिछले साल के नंबर से इस साल जो एड ऑन है ना, उसको एडिशनल बोलूंगा। पिछले साल 1000 थे, 500 निकाले और 500 ही आ गए। बेटे बातें क्यों कर रहे हो पीछे? ठीक है, फोकस से सुन लो बेटे, बस खत्म होने वाली है चीजें, बहुत ही की मैटर चल रहे हैं। पिछले साल 1000 एम्प्लॉय थे, 400 निकाल दिए और करंट ईयर में 400 हायर कर दिए। तो आप मुझे बताइए क्या ये कोई एडिशनल कॉस्ट है? नहीं। आपके पिछले साल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, अगर आप उससे ऊपर जाते तो ही होता। ठीक है जी। तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना रेलेवेंट भी नहीं है, मैं बताया। सर जो आप पेमेंट करेंगे, क्या मैं कैश से कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो छोटे छोटे पॉइंट है, कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए, पीएफ के अंदर जमा होना चाहिए। ठीक है, भी वो लिख लेंगे उसको। और अगर फर्स्ट ईयर है तो आप जो भी इमोल्यूमेंट पे कर रहे हैं। एक्सक्लूजन, कौन से एम्प्लॉय नहीं आएंगे? एन एम्प्लॉय हुज टोटल एमोल्यूमेंट्स आर, किससे ज्यादा? 25,000 से ज्यादा। उसके बाद आपको इसका कुछ नहीं करना। एक एम्प्लॉय जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा आरपीएफ में, वो भी बाहर है। एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड लेस देन 240 डेज। भाई साहब अगर 240 दिन नहीं हुए ना, तो करंट ईयर में आपको एडिशनल नहीं मानूंगा मैं। आप बोल रहे हो सर ये 400 लोग खड़े एडिशनल है, मैंने कहा बता कितने कितने दिन के लिए? कह रहे 60 दिन ही हुआ है इन्हें, तो करंट ईयर में नहीं मिलने का आप। और अगर आपकी फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट, इफ यू आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपरल, फुटवेयर और लेदर, तो 240 की जगह कितने हैं? 150 दिन। बहुत अच्छी बात है। एमोल्यूमेंट्स के अंदर आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहला सवाल लिखवा दूंगा आपको कीवर्ड में, मिस्टर ए एस कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर। बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर का धंधा है बेटे। क्या लग रहा है आपको? 150 दिन वाला है? 240 दिन। 240 ऑन 1 अप्रैल 24। बहुत अच्छी बात। ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉय। ओ माई गॉड, टोटल एम्प्लॉय कितने हायर हुए बच्चे? 350 ड्यूरिंग द ईयर 24-25। बहुत अच्छी बात है। डिटेल्स ऑफ हमारा एज फॉलोज। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट कैटेगरी, डू यू थिंक दे आर एलिजिबल? जस्ट फर्स्ट को पढ़ के, वाई दे आर नॉट? तो 25 ऐसे कम वाले ही अलाउड है। गरीब इंसान को नौकरी दोगे तो सही है। ऐसे थोड़ी ना हमने डायरेक्टर रखा है, हमें 30% की और एडिशनल मिल रही। समझ रहे हो? तो फर्स्ट वाला क्या एलिजिबल है? सेकंड वाला ये ना है भाई, 25,000 से ऊपर हो गया भाई। ये वाला क्यों? कैजुअल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूजन के लिए तो ये भी क्या हो जाएगा? हाँ अभी देखेंगे, पहले फर्स्ट लेवल पे फिल्टर कर रहा हूं, और अगले वाला ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में मैंने 25,000 की वैल्यू डाल रखी है, हमने उस हिसाब से बता। अब आगे पढ़ते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन आरपीएफ। ओहो, रेगुलर पार्टिसिपेट करता है, मतलब इनका तो बढ़िया भाई। यानी कि रेगुलर वाले कौन है बेटा? ये हैं। और कैजुअल वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा है, कैजुअल वाला भी बाहर हो गया। वो देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं बताऊंगा अभी। दो कैटेगरी बाहर कर दी मैंने। क्यों करी मालूम है? क्योंकि भाई तुम पीएफ के अंदर नहीं हो, इसलिए तुम बाहर हो। Compute the deduction if any available to Mr. A if the profits are from manufacture of computer for their is 75 and turnover is 10.16 lakh। क्या कह रहा है वो? प्रॉफिट बता रहा है और टर्नओवर बता रहा है। टर्नओवर 10 करोड़ इसलिए बता रहा है ताकि आपको पता लग जाए कि टैक्स ऑडिट इसके लिए एप्लीकेबल है। इवन इफ यू कंसिडर द एजम्पशन दैट 5% ऑफ द कैश, तो भी 10 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट तो है ही। तो एक बात तो तय है कि 44A भी तो लगेगा। अब सवाल ये है, ये दोनों तो कट गए बेटे। सवाल ये पॉइंट नंबर 4, डू यू थिंक इसको इन एडिशनल कॉस्ट की डिडक्शन मिले? नहीं मिली। क्यों? एग्जैक्टली exactly. तो 3-4 फिल्टर लग रहे हैं। सैलरी का 25,000 का, फिर प्रो आरपीएफ में है कि नहीं है, फिर 240 दिन। ठीक है।
तो इसके अगर आप डेज देखेंगे तो 240 नहीं बन रहे होंगे। क्यों नहीं बन रहे होंगे? 1 सितंबर है। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। ठीक है, 210 दिन बन रहे, तो इसलिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन एलिजिबल हो गया? ये आपको आंसर में दिखेगा, 24,000 की सैलरी, 12 महीने, 75 एम्प्लॉय, 2 करोड़ 16। पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, 30% मिलेगी रे। जो भी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका 30% मिल गया। मुझे बताइए, क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट ये था, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर यस कमेंस द बिजनेस ऑफ फुटवेयर? ओहो, अगर फुटवेयर होता तो बेटे 210 वाला दिन तो एलिजिबल हो जाता। तो फिर उसने क्या कर दिया? 2 करोड़ 16 तो आ ही गया था। 24,000 इंटू 7 इंटू 100, टोटल उसका 30%। तो ये साहब, क्लियर है आप? इसके नोट्स बनाओगे या बन जाएंगे अपने आप? मैं कीवर्ड्स लिखवा देता हूँ, है ना? आइए लिखते हैं बच्चे। कुछ लिखा था भी आपने? सिर्फ हेडिंग लिखी है? ओके, आइए। हु इज द एलिजिबल एसएससी? वो इंसान जो कि बिजनेस कर रहा है, प्लस 44 AB इज एप्लीकेबल। यही है, यही है ना? डिडक्शन कितने परसेंट मिलेगी? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, कितने ईयर्स के लिए मिलेगी? नीचे का वाईफाई नहीं बन रहा? ठीक है मैम, आपने ट्राई तो पूरा ही करा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कल रख लेंगे, है ना? कल रख लेंगे। नहीं, हाँ वो अब लास्ट मोमेंट पे तो दिक्कत आती है, वो चीज है। हाँ, कल का रख लूंगा, कल का टाइम बता दूंगा आपको। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम। एक महीने पहले की डेडलाइन दे रही थी, पेपर नहीं बन रहा। चलिए आइए, 300। हाँ, ब्रांच नहीं। कितने साल के लिए मिलेगा बच्चे? 3 इयर्स। ये समझ आ रहा है ना 3 इयर्स कैसे निकल रहे थे? स्टार्टिंग विद द प्रीवियस इट इज पेड। ठीक है ना, मतलब 3 साल मिल रहा था टोटल। देन हु आर द इनएलिजिबल एम्प्लॉयज? एम्प्लॉय जिसकी सैलरी किससे ऊपर हो? 25,000 पर, यानी कि क्या डबल जे डबल ए मिलेगा इसको? नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय हु इज नॉट contributing in RPF। और तीसरा, सीएमए का भी तुम्हारा बना नहीं था, सीएमए का बन रहा है शायद से। हाँ, नहीं वो दुष्यंत सर का पेपर है ना, वो बन रहा है। ठीक है, और क्या था? एम्प्लॉय नॉट कंट्रीब्यूटिंग। हाँ, मिल जाए बेटे, क्या होगा उसमें? लाइफ में चिल करना पड़ता है, कितनी बार बोलोगे? क्या मैं नहीं बोलता। जीएसटी मैम ने लिखा था 4 सितंबर तक मिल जाता है।
बेटे आप अपना कर्म करो जिंदगी में, समझ रहे हो? सर ये इसकी हेडिंग क्या है? भाई 80 डबल जी डबल ए वो था यार, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 25,000 नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एन एम्प्लॉय हु इज, मतलब हु इज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 लिख देता हूँ, है ना? एम्प्लॉय हु इज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज, या फिर बच्चे 150 डेज। ओके, 150 डेज किसके लिए था? हाँ, लेदर, नहीं ये वाले वो लोग हैं ना जो इनएलिजिबल है, ठीक है? एप्पल्स मैन्युफैक्चरर, यार इन द फुटवेयर, फुटवेयर भी लिखा था, है ना? ओ माय गॉड, छा गए बेटे, छा गया। बस 2-3 सेक्शन रह गए, पूरा डायरेक्ट टैक्स खत्म आपका। आज तक कभी इतनी जल्दी बैच खत्म नहीं हुआ, मतलब पीटी क्योंकि इतना बड़ा है तो तुम्हें इतना ज्यादा पहले वो करा दे। क्या बात कर रहे हो भाई? पता हुआ नहीं करवाया है। कोई नहीं भगाया, धीरे धीरे नोट्स लिखवाए कैसे संडे, कुछ जल्दी करवाया था बच्चों को? हाँ हाँ, लेदर एपरल्स फुटवेयर मैन्युफैक्चरर। चलिए पहली बार हो रहा है टीचर मेरे को। तो मेरे बार होता था। अब बच्चे बहुत अच्छे आ गए ना, तो मुझे अच्छे से भाई साहब 74-75 लेक्चर लगे हैं, ठीक है? DTIDT मिला के, और वो 100 से ऊपर जा चुके, 110 हो चुके हैं। हाँ, देख ले प्लेलिस्ट के अंदर 73rd पे है। हाँ, एक दो बचे PGBP के, एग्जैक्ट बताया बेटे एकदम। हाँ, संडे को रखा करूँ, एक दिन मैं घर पे रहता हूँ, छोटे बच्चे हैं उनके साथ। आइए बच्चों, लिख लिया सब बच्चों ने? 80 डबल जे डबल ए डन है जी। ओ माय गॉड, QQB, RRB और 10 डबल ए। एक एक सेक्शन। आइए अब हम करते हैं 10 डबल ए। वैसे QQB RRB कराना चाहता हूं पहले मैं। टेन डबल ए बड़ा है यार, पहले वो कराता हूं। हाँ जी, IAB IAC ऐसे आपको बहुत सारे डले हैं। एक बार पीवाई क्यों नहीं दिखाई हो कितने यार? अगर वो ऐसा होगा ना कि इससे ज्यादा 50 नंबर के लिए, ठीक है, इज इट वर्थ इट? आप पीवाई भी देखोगे आपका पूरा पेपर सॉल्व हो रहा है। अगर एक भी आइए कभी आया हो, 2-3 बार भी आया तो करा दो भाई, कॉपी पेस्ट कराओ। अगर इसके याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट वो कॉपी पेस्ट चल रहा है तो चलो, ठीक है? तो आप देखोगे एक बार पेपर उठाने को दिखाऊंगा तो सारे फुल हो, तुम्हारा सिर्फ कस्टम के अंदर फुल है, कस्टम कराऊंगा। हाँ तो पेपर तो करवाऊंगा ही।
सर अभी अदर सोर्स का वो बाकी थोड़ा बहुत पीजीबीटी का सेक्शन कर दो। हाँ वो तो है ही, मतलब मैं भी इधर ही हूँ, आ जाऊंगा, बट ऐसे ही बोलने में अच्छा लग रहा है ना, पता बोलने तो क्या है भी यार। आप भूल गए। नहीं मैं भूल गया, आप बुलाने वाले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्निकल ऑब्वियसली आपने कहा कैसे चलेगी तो पढ़िए टेस्ट से पहले टेस्ट कहते हैं लेट्स सी। आज ही करो। ठीक है, आइए, बच्चे की बहुत अच्छा सेक्शन है 10 डबल ए। यहां तक आते आते बच्चा कह देता है हम तो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आपको बोल रहा था कि रोको बच्चों मुझे, लेकिन पेपर में आ जाता है, समझ रहे हो। 10 डबल ए तक बच्चे का ऐसा हो जाता है कि भाई कितना ही करना है, पर मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में इट इज सीन मोर ऑफन। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा 10 डबल ए। पहले मेरी सारी बात सुन लीजिएगा। 10 डबल ए ये कहता है कि आपको बिजनेस करना है, चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी कर रहे हो आप, बट यू आर डूइंग एक्सपोर्ट। यानी कि 10 डबल ए कहते हैं कि अगर तुम्हारा एक्सपोर्ट का धंधा है ना, तो मैं तुम्हें कुछ डिडक्शन दे दूं। अच्छा, और एक्सपोर्ट का धंधा क्या है, आप कहाँ पे सिचुएटेड होने चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ होते हैं ये हमारे लिए मैटर नहीं है, बट ये बहुत है, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, नोएडा में भी होंगे, नवी मुंबई, ऐसे बहुत सारे। ये कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह जी लाए थे कि एक एरिया को डेवलप करना है, उस एरिया में बोल दो बिजनेसमैन को यहाँ तू अपनी दुकान खोल ले, इनकम टैक्स माफ कर देंगे। ठीक है, तो बिजनेसमैन उस एरिया में लैंड सस्ते मिल जाए तो वो एरिया अपने आप डेवलप हो जाए। तो बेसिकली आप पहले प्रिसाइसली समझिएगा, और मैं एग्जैक्ट डेट के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो 1/4/2005, 1/4/2005 से लेके 31 मार्च 2020, जो निकल चुका, ये मैंने कितने साल बोले, 15 साल। 1/4/2005 को आपने स्टार्ट करा, और सर हर कोई थोड़ा ना 1/4/5/6 में स्टार्ट करेगा। सरकार ने ये 10 डबल ए की एग्जामेशन किसको दे रखी थी, अगर आप कब तक स्टार्ट कर लो, लास्ट टू लास्ट 31 मार्च 2020। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू द टाइम पीरियड। 1/4/2005 से लेके 31 मार्च 2020 आप कहीं भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, कहीं भी का मतलब इस पीरियड में। ठीक है, आप कौन सी डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 10 डबल, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइएगा, बहुत सारा डेटा। सर क्या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वालों के लिए है, नहीं। इफ यू ऑप्ट फॉर अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, 10 डबल ए बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल, फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स सपोज एक बंदे ने एक्चुअल में 1/4/5 को शुरू करा, ऑब्वियसली हर कोई तो स्टार्ट करेगा नहीं, किसी बंदे ने यहां भी करा, पर अगर आप आज करोगे तो मिलेगी अब आपको। इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट, whether goods, whether services, in a special economic zone that is notified by the government, are you eligible for 10 double A? Not at all, because आपको कब तक शुरू करना था, 31 मार्च 2020 तक। ठीक है जी, पर कोई तो बंदा होगा जिसने 1/4 को स्टार्ट करा होगा, तो सरकार ने बोला अगर तूने इस दिन स्टार्ट करा ना, तो तेरे पहले 5 साल मैं 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट कर दूंगी आउट ऑफ एक्सपोर्ट। आपका एसईजी में धंधा, आप गुड़गांव एसईजी है आपका, वहां पे ऑफिस है, आप यूएस से भी गुड्स बेचते हो, आप दिल्ली में भी बेचते हो, मैं सारा धंधा नहीं कर रहा आपका एग्जाम, मैं आपका 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स एग्जाम कर दूं। सर तो कह रहे थे कि आप पूरी सर्विसेज बाहर दी जा रही तो उसको बल्कि अगर एसईजी को मैं देता हूं वो एक्सपोर्ट, एसईजी इज कंसिडर्ड नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर मैं एसईजी में देता हूं तो वो एक्सपोर्ट। ठीक है, सो बेसिकली आप समझिएगा, पहले 5 साल क्या होना चाहिए बच्चे, 100% ऑफ export profits will be exempt. Let me give you an example. पहला साल है 2005-2006,
जिसमें उसने धंधा स्टार्ट करा, उसकी सेल्स इंडिया में 500 है, यूएसए में 800। कैन यू टेल मी व्हाट इज इज टोटल सेल्स? 1300। उसके प्रॉफिट्स 150, टोटल प्रॉफिट्स। कैन यू टेल मी हाउ मच प्रॉफिट्स आर एग्जेम्प्ट अंडर 10AA? 150 का 150 भाई, पूरे धंधे से प्रॉफिट है भाई उसका। 150 रुपए का प्रॉफिट कितने की सेल पे कमाया गया है? 1300। तो फिर 800 की सेल पे कितना है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, आसान करो आपकी जिंदगी में। कितना आ जाएगा? 92.5 मान लीजिए। यही आ रहा है क्या? ये इस प्रॉफिट में से, इसका मतलब आपका एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा बच्चे? 10AA 92.5 और 57.5 will be एक्सेल। कहिए, क्लियर है? ध्यान से सुनते जाइए। 5 साल आपका जो भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट 100%। अगले 5 साल 50% ऑफ द एक्सपोर्ट। मतलब अगर मान लो यही 7वां 8वां साल होता, आपने वर्किंग निकाल दी है, कितनी आई आपकी? 92.5। एक्सपोर्ट से कितने का प्रॉफिट है आपका? मैं 100% दूंगा, 50% दे दूंगा आपको, 46.25 या वोट एवर 46.25। अभी आपके ये जो प्रॉफिट थे 92.5, ये 100% मिला आपको। अगर 5 साल से, छठे से लेके 10वें साल के अंदर हो गए तो क्या हो जाएगा? 50% मिल जाएंगे। मेरा एक्सपोर्ट पे प्रॉफिट है 100 रुपए, तो 100 मिल जाएगा पहले 5 साल में। मेरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट है 100 रुपए, 50 रुपए मिल जाएगा आगे के 5 साल तक। और इससे आगे साल पर भी 50% ऑफ। बस इसमें आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डालना पड़ता है। तीसरे साल में भी 50% तब मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और वो भी उतने तक ही जाएगा जितना आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में। मतलब सर, मतलब ये भाई, सपोज कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रॉफिट कितना आया मेरा फ्रॉम एक्सपोर्ट, ठीक है जी? इसका कितना परसेंट डिडक्शन मिलना है? 400 रुपए। और मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिजर्व में 320 डाला, तो मुझे 10AA में कितना मिलेगा? अगर मैंने अगर मैंने 410 रुपए डाला, क्या हुआ? क्या हुआ? कि 410 डाला तो बोलो कितना आएगा? 400 से ऊपर थोड़ा ना चले जाओगे आप। 50% से ऊपर नहीं जा सकते। 50% 400 था, प्रॉफिट अगर ये 50% 400 है, आप रिजर्व में ज्यादा मिल जाएगा आपको। 50% ऊपर थोड़ा ना ले जाऊंगा, और अगर रिजर्व में कम डाला तो कम वाली मिलेगा आपको। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? पहले बात सुनते जाइएगा। पर क्या आज भी कोई इंसान होगा जो 10AA की डिडक्शन ले रहा होगा? कौन?
एग्जैक्टली अगर किसी ने 2017-18 में धंधा शुरू करा है इन एसईजी, उसको तो 15 साल मिलने हैं ना, तो वो तो आज भी होगा ना, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये मत सोचिए कि इसका ब्लॉक की बस इतने गई, ये तो उन लोगों के लिए था जिसका 1/4/2005 में शुरू हुआ। अगर आप शुरू ही लेट करते हो, 18-19 में करा आपने, तो आपके तो 15 साल आगे चल ही रहे हैं। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अगर यहाँ तक क्लियर है, सुनते जाइएगा एक बार, अब एक बार थोड़ा रीड करते हैं, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या चीज कर रहे हैं आप ये? एक्सपोर्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस। पेपर में कंफ्यूजन आ जाता है यार, ये मैन्युफैक्चर है उसके लिए ना भाई, ठीक है? अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेडर हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, और या फिर सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है? क्या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वालों के लिए 10AA है? नहीं। कौन एसएससी एलिजिबल है? ऑल कैटेगरी ऑफ एसएससी जिनको प्रॉफिट हो रहा है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑफ थिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विस। मैं इसमें बहुत ही गहरी बात एक बोल दूं, अगर क्या यहाँ पे वो ट्रेडर की बात कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली वो दो लोगों की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। essential conditions. It has begin to manufacture or produce article or provide service in any SEZ during the previous year। असेसमेंट ईयर फैंसी करने के लिए लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? 1/4/2005 नहीं बोल सकता? प्रीवियस ईयर तो 5-6 ही है ना, और ये एंड का 20-21 का क्या हुआ? 19-20 ही हुआ ना प्रीवियस ईयर। तो सिंपल बात रखो ना, 2005 से शुरू करा और 31 मार्च 20 तक है वो। क्लियर है? अब इस पे एक इंपॉर्टेंट बात है, पता है बच्चे क्या हुआ था जब 31 मार्च 20 आ रहा था ना, तो बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिनका वेटिंग लिस्ट में था, मतलब कुछ अप्रूवल्स लेने थे, ठीक है? तो बेसिकली 31 मार्च 20 की डेडलाइन आ गई, एंड देयर वाज सम बिजनेसमैन जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था पर उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करी, ठीक है? बट उनके पास लेटर ऑफ अप्रूवल था कि आई कैन डू द बिजनेस। तो सरकार ने बोला अगर 31 मार्च 2020 तक तुम्हारे पास लेटर है, तुमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करी, ठीक है, तो भी तुम एलिजिबल हो। बस मैन्युफैक्चरिंग कब तक स्टार्ट कर देना? 31 मार्च। क्योंकि ये कंडीशन क्या थी? यू हैव टू बिगिन मैन्युफैक्चरिंग। But there were some businessmen who could not begin the manufacturing, but they had the letter of approval. On which date? 31 मार्च 20। तो उनको बोला भाई कोई बात नहीं, अप्रूवल का पेपर आ गया ना, कोई बात नहीं, 1 साल के अंदर अंदर से। क्लियर है बच्चे? एक बार इसको रीड कर लीजिए। और ये एग्जाम्पल उसी पे ही बना हुआ है। पढ़ लिया? ओके। अगला पॉइंट क्या है बच्चे? ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दो रे। 10AA लेना है तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, ऑडिट भी होगी और ऑडिट रिपोर्ट भी होगी, ऐसे नहीं होगा एग्जामिशन मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। अगला पॉइंट बहुत अच्छा है, अगर आपने रिटर्न टाइमली नहीं भरी ना बेटे, तो डिडक्शन नहीं मिलने की आपको।
ठीक है, तो बेसिकली अगर 31 अक्टूबर की डेट निकल गई, ठीक है, तो आप डिडक्शन भूल जाइए उस साल की। ठीक है जी, समझ आ गया ना बच्चों? पॉइंट नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पैसा तो डॉलर में मिल रहा होगा, और डॉलर में मिलेगा तो हो सकता है आपने भारी कोई बैंक अकाउंट या कुछ ना खुला रखा हो, आपको वो पैसे को इंडिया लाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, ये सारी चीजें पेपरों में और वैसे आ जाते हैं बच्चे। You'll get the exemption under 10AA if you bring that sale proceeds into India. ठीक है, within how many months? 6 months from the end of previous year in which such proceeds are received. एक बार बड़े ही प्यार से पढ़ लीजिएगा इसको। जी साहब, पढ़ लिया बच्चे? पढ़ लिया क्या? पीरियड फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल 100% कितने साल के लिए? 5 consecutive assessment year beginning with the assessment year in which unit begin to manufacture. कंटिन्यूस होता है, ऐसे नहीं होता अगले साल लॉस है तो वो साल नहीं गिनोगे आप। पहले 5 साल कंटिन्यू प्रॉफिट है, नहीं है, नहीं। उससे अगले साल 50%, उससे आगे के अंदर, लेकिन बस आपको कौन से रिजर्व में पैसा डालना पड़ेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व। कहानी तो इससे बहुत ज्यादा आगे भी अभी दी हुई है, अभी और आएंगे एक बार। अब आप ये एक बार एग्जाम्पल बढ़िए, हालांकि पेपर में इतने लेवल से सेटल हो जाता है, बट थोड़ा सा और बस कर लेंगे 5 मिनट। कौन से साल में शुरू करा इसने? साल कौन सा हुआ है? 10-11। तो पहला साल तो 10-11 हो गया। तो एक बार देखो, एक बार ईयर सही आ रहे नहीं आ रहे। हाँ, असेसमेंट दिया तो फैंसी तरीके से। कोई बात नहीं, सुख के यार हो जाती है गलती है इसमें, क्या हो रहा है? It's good that you are reading because many students are not even reading. हाँ, क्या होगा? Certain condition भैया that you have to invest in special economic zone reinvestment, वही वाला बस। क्लियर है बच्चे? आपको पता है ये जो आखिरी वाला है री इन्वेस्टमेंट में डालने के बाद सरकार क्या कह रही है? कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन फॉर फर्दर 5 years आफ्टर 10, मतलब वो 11वें से 15वें साल में कह रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट क्रेडिटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट should be utilized for acquiring plant first product before the expiry of 3 years from the period reserve was। भाई यार, मान लो 11वां साल, 11वें साल में प्रॉफिट हुआ, आपने रिजर्व में डाल दिया, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट है, रिजर्व में कितना डाल दिया? 50। इस 50 रुपए से आपको मशीन खरीदनी है, कितने साल में? 3 years। ठीक है, इतना डिटेल जाना नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, कर रहे हैं तो पूरा डिटेल बात कर। ठीक है, कंडीशन क्या है? आप वो जो रिजर्व में जो पैसा डाल रहे हो उसका यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए? मशीनरी खरीद लो। कितने साल में? 3 साल में। सरकार वेट करेगी, अगर 3 साल तक नहीं खरीदा तो इसका मतलब जो आपको डिडक्शन दी थी वो टैक्सेबल हो जाएगा। इट शुड नॉट बी यूटिलाइज, भाई साहब मशीनरी के लिए, डिविडेंड मत बांट देना, बाहर पैसा मत भेज देना, या क्रिएशन ऑफ एनी एसेट आउटसाइड, ये पर्पस अलाउड आपको नहीं है।
आपने रिजर्व कितने बनाया था? 50 का। कैन यू पे डिविडेंड आउट ऑफ इट? नो। कैन यू सेंड द मनी आउटसाइड इंडिया फॉर इट? नो। और क्या आप उससे कोई एसेट आउटसाइड इंडिया नहीं करें? आप सिर्फ और सिर्फ मशीनरी परचेज करेंगे इन इंडिया। क्लियर है? वो सब बहुत डिटेल बात है, उसके अंदर नहीं जा सकता। इंपोर्ट करा लेगा तो हो सकता हो जाए, पर वो एक्वायरिंग की बात कर रहे हैं, मशीन आउटसाइड इंडिया से एक्वायर होगी। हो सकता। ठीक है। जिस साल में आपने वो जो रिजर्व बनाया था ना, उसकी आपको डिडक्शन मिल गई थी 50 की। अगर आपने वो नहीं करा तो 50 टैक्सेबल। अगले साल जो रिजर्व में गया उसकी अलग वही कंडीशन है, उसकी मशीनें खरीदी नहीं खरीदी तो फिर वो भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, वो तो हर साल के ऊपर ही कंडीशन है अटैच्ड है। अगर लिक्विडेशन के पर प्लीज फेल हो तो फिर यही चीज है कि अगर लिक्विडेशन हो गया तो आपने यूटिलाइज तो नहीं कराना, टैक्सेबल हो जाना। तो डायरेक्शन जितनी डिडक्शन मिली, जो तेरे को मैंने 10AA की डिडक्शन दी वो वापस ले लूंगा मैं, टैक्सेबल कर दूंगा। ये वाला फॉर्मूला समझ आ रहा है बच्चे आपको? मैंने क्या करा था? प्रॉफिट लिखे थे डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, और ऊपर क्या लिख दिया था? एक्सपोर्ट टर्नओवर। ठीक है, बस खत्म होने वाली है बात। एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर की बात तो मैं भी करूंगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब देखना है। ठीक है, पढ़ने में ना काफी एनर्जी वैसे जो कम है ना तुम्हारी, ये सारी बातें तुम्हें ना दिसंबर जनवरी में समझ आएगी, जब झटका खा लोगे ना जिंदगी में, तब अपने सीधा बैठना शुरू हो सकता है। तो हमें भी लग रहा है कि अभी इतना ढंग से पढ़ नहीं रहे बच्चों को देख रहा हूँ, आपस में हर एक मिनट और बात शुरू कर देते हो आप। आपको समझ नहीं आएगा तो करियर को मिल जाएगा, समझ नहीं आएगा। जितनी जल्दी आप समझ लो इस बात को, समझ जाओगे। चलिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर, एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या चीजें नहीं ली जाएंगी, और अगर मैं एक्सपोर्ट टर्नओवर में ये चीजें नहीं लूंगा तो मैं टोटल टर्नओवर में नहीं ले रहा हूँ। देखो, जब मैं कोई सामान बाहर बेचता हूँ तो शिप का बहुत बड़ा खर्चा होता है। क्या वो शिप का खर्चा फ्रेट टर्नओवर में आएगा? नहीं आएगा। टेलीकॉम चार्जेस आएगा? नहीं आएगा। इंश्योरेंस आएगा? नहीं आएगा। और अगर मैं इसको एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं ले रहा हूँ तो क्या मैं इसको टोटल टर्नओवर में ले रहा हूँ? नहीं ले रहा हूँ। यही बात लिखी होगी। डिलीवरी, ये वो नहीं है। इशू ऑफ डिडक्शन ऑफ फ्रेट अदर एक्सपेंस इन टोटल टर्नओवर आल्सो डज एक्सपोर्ट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड। और सीबीडीटी ने क्लैरिफाई करा फ्रेट एंड दिस आर टू बी फ्रॉम द एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर। आप कोई बातें याद रखनी है, पेपर का सवाल यहां तक पहुंच जाता। जब टर्नओवर लिखूंगा ना तो भी फ्रेट के नाम से लिख दूंगा, टोटल टर्नओवर बना दूंगा, और टोटल के अंदर से आपको इसको बाहर करना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? रिस्ट्रिक्शन ऑफ टैक्स बेनिफिट का कुछ नहीं करना, अमेलगमेशन डीमर्जर का भी कुछ नहीं करना। वैसे आपको बता दूं, अगर एक कंपनी अमेलगमेट हो गई, मतलब एक कंपनी, अमेलगमेशन क्या होता था? ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता था? सी। और जिंदगी में करने को ए प्लस बी इक्वल टू ए भी कर सकते हो। ठीक है, उसको अमेलगमेशन नहीं बोला जाता, ज्यादा डिटेल बच्चों को पता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, ये कंपनी बंद हो रही है और ये न्यू कंपनी है, तो अब 10AA का बेनिफिट क्या यहां से यहां स्विच हो जाएगा? बिल्कुल। इनको अब नहीं मिलेगा, इसको मिल जाएगा। इसको नहीं मिलेगा, इसको मिल जाएगा। कहने का मतलब जो नई कंपनी है उसको बेनिफिट 10AA का मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है, आपके सामने इलस्ट्रेशन में 21 है, इसको स्टार्ट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ये सब कॉम्बिनेशन तेरे को क्या लग रहा है? तेरे को एससीजी आ गया तेरे को 10AA? एग्जाम पर्पज से पढ़ा रहा हूं। आप जो कॉम्बिनेशन कह रहे हो प्रैक्टिकल है, इट वुड बी कवर्ड अंडर सम नोटिफिकेशन और अदर। अनुराधा मैम ने टेस्ट बना दिया बच्चों। अब ना मैम ने इतनी मेहनत करके बनाया है। मैम आपका ना फोन अभी हो रहा है, मैं इसमें देखता हूँ। बैठो बैठो, मैम आराम से बैठो, इधर ही बैठ जाओ अभी।
आप क्वेश्चन करो ना। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो। सही लग रहा है मैम। कंसोलिडेशन आसान डाल दे, पर चलो कोई बात नहीं। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मॉडल तो बता दो आप। मॉडल खुद तो रानी है। अब एक काम करते हैं। ओ, ये डाला है इसमें। अभी बाय बैक नहीं डाला ना आपने? डाल दिए भाई ने उसके एमसीक्यू डाल दिया। हाँ, चलने दो फिर। कंसोलिडेशन कोई बात नहीं, बाय बैक कहाँ है? नीचे, अच्छा नीचे अपने एमसी उसमें डाला हूँ। अरे वो नहीं डाला हूँ। AS13 ये से इन्वेस्ट कैश फ्लो ये से इसी में ऐड कर दो। ठीक है, AS13 नहीं दिखा मुझे। और कैश फ्लो को डाल। कैश फ्लो का क्वेश्चन बताता हूँ आपको कौन सा डाला। ये भैया, आया आंसर बच्चों? कितना आंसर आया? 7.5 लाख। वेरी गुड, छा गए बेटे आप। वेरी 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 गुड। इसके नोट्स बनाए या बना लोगे? क्लास नहीं है, क्यों क्यों भी RR भी होंगे। अगली क्लास में 5-10 मिनट लगेगी, फिर करो। अगली क्लास में है ना सर? हाँ, नोट्स ही बनवा दो। नहीं, 10 मिनट गए, कल ही करा दूंगा 10 मिनट। कल GST की क्लास होगी ना, 10 मिनट 2 सेक्शन, और उसके बाद फिर GST स्टार्ट। 10 मिनट का ही बच रहा है। आओ जी आओ। कौन सा सेक्शन था बच्चे ये? ओ माय गॉड, क्या 10AA डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वालों को मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर ये जो एलिजिबल थे, कह सकता हूं या तो वो मैन्युफैक्चरर थे या फिर सर्विस प्रोवाइडर। ओके। और एग्जेम्पशन किस चीज की मिल रही है? प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन SCs। गहरी गहरी बातें लिख रहा हूं बेटे।
कंडीशन क्या है एग्जेम्पशन की? यू शुड बिगिन, you have to begin manufacturing or service provision from which period? 1/4/2005 से लेके 31 मार्च 2020, इस पीरियड तक आपको शुरू करनी है। और अगर मैं बोलूं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, पहले 5 साल कितना बच्चे? 100%, बहुत अच्छी बात है। 6th to 10th ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात है। 11th to 15th तक 50% ऑफ, बस 11th to 15th में एससीजी कौन सा रिजर्व था? री इन्वेस्टमेंट रिजर्व। ओके, सर बिगिन मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, सर्विस प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ सर्विस शुरू हो जानी चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, हाँ, वो कि टैक्स ऑडिट कराना होगा, है ना। कंडीशन ये थी, और यहीं पे ना बच्चे, एक तो ये कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन क्या थी जी? ओ माय गॉड, आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अंडर 44AB, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी 30/9। ओ माय गॉड, if ROI not filed as per 139(1), $10AA will not be allowed. क्लियर है? टैक्स ऑडिट में तेरे को 10AA की एग्जामेशन तभी मिलेगी जब तू टैक्स ऑडिट कराएगा। यार, अब बता कि आपको ऑडिट करानी जरूरी है कि नहीं है? ऑडिट कराओगे तो ही तो एग्जामेशन मिलेगी। आइए जी सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर एक्सक्लूड, स्वास्तिक जी बताइए ना एक बार, एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या 3 चीजें एक्सक्लूडेड थी? क्या चीज? वेरी गुड, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, और तीसरा? ओ माय गॉड, कितने अच्छे नोट्स बन गए बेटे आप, इससे अच्छे नोट्स कभी देखे हैं कहीं? एक्सपोर्ट प्रॉफिट 3 साल वाला, बोल पॉइंट यहाँ लिखवा दूं? मतलब इसका एक बार रीड तो करना ही है, लिखवा दूं? चलो लिखवा देते। अगर आप बोल रहे हो बेटे, आपने बोल दिया, आपकी बात में दम है बेटे, आपका स्टाफ है बेटे। क्या पॉइंट है बोल दो एक बार। हम्म, if approval is
received up to 31st March 20. Assessee can begin manufacture on or before 31st March. क्या लिखूं? Very, very, very good. क्या बढ़िया नोट्स बने बेटा आपके। टेस्ट दे दिया जाएगा इसके बाद नहीं करा रहा मेरी 4:30 अगली क्लास। हाँ तो हो गया क्लोजिंग स्पीच तो देना था, खत्म होगा था। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। नहीं अभी पूरा खत्म नहीं हुई तो बोल देगा ये बच रहा है ये बच रहा है, मैं बोल ही नहीं रहा, सीधे ग्रुप में लिख दूंगा नो क्लास। नहीं अब हमारी ना जीएसटी के अंदर 2 चैप्टर अलग अलग चलेगी। एग्जेम्पशन जो है ना, एग्जेम्पशन धीरे धीरे चलता रहेगा और 12 लेक्चर आपके जीएसटी के चलेंगे। जीएसटी पे अब तो डेली जीएसटी पे का है कि अक्टूबर तक पूरा कर के मैं सितंबर में खत्म कराने की कोशिश हो ही जाएगा। अकाउंट्स तुम्हारे अकाउंट से जो बच रहा है बता देना, मैं प्लान कर लूंगा। अब ये स्लॉट आ गया ना मेरे पास, कस्टम भी है। हाँ 2 क्लास का है वो, वही करूंगा, प्लान करूंगा। मुझे बता देना एक बार क्या क्या बचा होगा, उसका प्लान कर लेंगे। सितंबर एंड की बात कर रहे हो? एंड की ब्रो, ठीक है बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए तो बच्चे वैसे अभी ना 2 सेक्शन आपके बचे हुए, नेक्स्ट क्लास और में हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास इनफैक्ट मतलब कल ना जीएसटी तो होगा ही होगा, बट ये भी लेकर आना, 2 सेक्शन कराऊंगा 10 मिनट में और आगे जीएसटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑलमोस्ट आपका डीटी खत्म है, 1 क्लास पीजीबीपी की बच रही है। ठीक है एक क्लास वो वाला हो चुका है। अदर इनकम में ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे, मैंने कराया था वो पहले, आप आए नहीं थे। संडे को करा दिया होगा, आए नहीं आप संडे को, रिकॉर्ड नहीं हुई। संडे को 8 बजे क्लास में नींद नहीं खुलेगी तेरे को, ना से है जी। वो छुड़वाए थे ना, वो प्रैक्टिस के लिए था रम। अब तो मैडम अब पढ़ लो, जहां अटकोगे वो देखेंगे। टीडीएस टीसीएस का ध्यान नहीं, अदर सोर्स में और पीजीबीपी का, बाकी तो और ध्यान नहीं। कुछ होगा तो करते रहेंगे वो, ठीक है।